बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, जो आज के हमारे 3 बड़े अहम सवाल होंगे वो कुछ यूँ हैं। पहला सवाल जो हम एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे वो ये है कि इत्तेहादियों ने निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म कौन और किस सूबे से होगा? इसी तरह से जो सवाल नंबर 2 और बड़ा सवाल होगा, तोशाखाना केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, चेयरमैन पीटीआई को कितना फ़ायदा होगा? आज जो हम 3 सवाल एक्सपर्ट्स के सामने रखने जा रहे हैं वो ये है कि जाती हुकूमत के अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दावे हकीकत या अफसाना। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम निगरान आज़म की नामजदगी के हवाले से एक्सपर्ट्स के सामने सवाल रखेंगे। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, तकरीबन 4 दिन रह गए बाकी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने के लिए 9 अगस्त की तारीख भी दे दी है, मगर अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। इत्तेहादी जमातों ने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी तक ये नाम भी खुफिया हैं। इत्तेहादियों ने निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का इख्तियार शहबाज शरीफ को दिया और कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जिसे मुनासिब समझे निगरान वज़ीर आज़म नामजद कर सकते हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में अब तक ज़ेर गर्दिश नामों में गौहर एजाज, शाहिद खाकान अब्बासी, जस्टिस रिटायर्ड खलील उर रहमान रमदे, मियाँ मोहम्मद सोमरो, आहद चीमा, नजम सेठी, जाम कमाल, नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और असलम रईसानी के नाम शामिल हैं। और आइंदा 2 दिन में वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत करेंगे और कभी इम्कान ये है कि इन नामों में से किसी एक पर इत्तफाक होगा, जिसके बाद हतमी तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि आइंदा जो निगरान वज़ीर आज़म है वो सूबा पंजाब या सिंध से लाए जाने का भी इम्कान है। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के सामने हम सवाल पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, हामिद अल मशरकी साहब और रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब तो बहुत ही कम वक्त रह गया है, हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और 9 तारीख दे भी दी गई है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी। अब ये जो निगरान वज़ीर आज़म के मामला है, अब इस पर पहले मुख्तलिफ नाम सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश रहे हैं, जिस पर हमने बारहा अपने इस प्रोग्राम में भी ब्रिगेडियर साहब बहस की है। अब खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब और सिंध में से कोई एक शख्सियत हो सकती है। कुछ नाम जिनका मैंने जिक्र किया वो भी ज़ेर गर्दिश है। तो आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है किस सूबे से निगरान वज़ीर आज़म आ सकता है? क्या आपको लगता है ये सियासतदान होगा जिस पर बड़ी पहले बहस भी होती गई, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का भी नाम आया? अब आपको क्या लगता है कौन हो सकता है निगरान वज़ीर आज़म? दुआ देखें, इस वक्त नाम तो कई घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 9 तारीख को राजा रियाज साहब जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करूंगा। अब डिपेंड, मतलब ये है कि उन्होंने पीएमएलएन का टिकट लेना है। दैट मीन्स कि जो पीएमएलएन कहेगी वो उसका नाम देंगे, वो उस तरह के नाम उनकी मर्जी के देंगे और उनमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा। मोस्ट लाइकली मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, क्योंकि वहाँ हो जहाँ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हो, दोनों के इंटरेस्ट हो वो अपनी पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो फ़र्क होता है। लेकिन जहाँ अपोजिशन लीडर भी अपनी मर्जी का और वो उनकी तकरीर ऐसा अपोजिशन लीडर भी तौर पर तकरीर वो करे हुकूमत की, तो दैट इज डिफरेंट क्वेश्चंस। अब देखना ये है कि इसके लिए किसको चुनना चाहिए। मैं तो ऑनेस्टली आई फील कि इट शुड बी फ्रॉम बलोचिस्तान और केपीके से होना चाहिए। कोई हरज नहीं है, एक निगरान में इतना ज़्यादा काम नहीं होता। यू हैव द बेस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि वो उस वक्त ज़्यादा काम है, क्योंकि यही ज़्यादा फिक्र है कि जो अभी मुआहदे नए होने हैं और इन्वेस्टमेंट आनी है, आपने सिम्स बना लिए, लिम्स बना लिया, उनके लिए भी इसलिए भी इख्तियार भी बढ़ाए जा रहे हैं कि किसी वजह से भी ये डिले ना हो, क्योंकि आर्मी भी ज़ाहिर इसमें इंक्लूड है। चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनिशिएटिव उनके है, तो वो तो क्रेडिबिलिटी है, हर वक्त की फ़ौज इन्वॉल्व रहेगी। और उनकी कंडीशन भी थी कि अगर फ़ौज इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये इस स्टेज के ऊपर 9 तारीख को करेंगे, इसको वाई कांट बी डिसाइडेड। देखें, ये इससे पता चलता है कि आपकी नीयत में कहीं नहीं गड़बड़ है, कि अगर आपको कोई फिक्र नहीं है तो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल आप लाएं और उसको लगा दें और लेट निगरान सेटअप पे होल्ड इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। निगरान सेटअप पर तो कोई नहीं, उससे सुपरवाइज करना है, सिक्योरिटी देनी है। सही, तो ये देखने की बात है। लेकिन साथ इसके ये है कि आप फॉरेन, जब हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर आने, तो आपके अपने पॉलिटिशियन का सारा पैसा और उनके बिजनेस सारे बाहर है, जिसका भी नाम ले लें वो वहाँ बैठे हुए। तो फिर ये भी कोई कंडीशन है। ये असेंबली में भी जो लेजिस्लेशन की है थी, एक ये भी कर देते कि जो पॉलिटिशियन का पैसा बाहर है या उसका बिजनेस बाहर है उसको ही नाहल कर देते, ये भी कोई कंडीशन रख लेते।
ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो अच्छी नहीं है। ठीक है। और ब्रिगेडियर साहब एक ज़िमनी सवाल, ये जो मरदमशुमारी का मामला लेकर अब सामने बातें आ रही हैं, कल मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जाएगा तो वहाँ पर अगर ये मंजूर हो जाता है तो फिर क्या इंतखाबात, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फिर तो फरवरी तक ये मामला जा सकता है, तो आपको लगता है ये मामला लटक सकता है, इसीलिए इतना गौर खौज हो रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अब मर्जी का होना चाहिए या बड़ा सोच समझ कर लगाना चाहिए? देखें, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो आपने इलेक्शन कमीशन ने और स्टैटिस्टिकल डिवीजन ने टाइम पर मर्दमशुमारी क्यों नहीं करी डिजिटल? जब आपने 20-22 करोड़ भी लगा दिया, 22 अरब भी लगा दिया और आपने तैयारी भी नहीं की। लास्ट ईयर 2022 में असम्बली जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था इलेक्शन के मुझे 7 महीने चाहिए, तो अब तो आपको बहुत टाइम गुजर गया। कोई आंसरेबल ही नहीं है, मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। दैट्स ओनली रीजन 100% PMLN डजंट वांट इलेक्शन ऑन इन नवंबर। अगर मियाँ साहब आते हैं तो वो भी सितंबर के मिडिल में या एंड में आएंगे, ना उनके पास टाइम रह जाता है। तो इसलिए वो ये सारी चीजें इसीलिए लाना चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लेकर आएं और इस डिजिटलाइजेशन ऑफ सेंसस में डिले करें, जिसकी वजह से इलेक्शन मार्च अप्रैल में चले जाएं और फिर वहां तक इनको कैंपेन करने का टाइम मिले, उनमें भी दे कैन हैव बेटर फोकस। जी हाफिज ताहिर साहब, आपके साथ जान के पास क्या खबरें हैं? कहाँ से आ रहा है निगरान वजीर आज़म? किस सूबे से होगा? सिंध, पंजाब, ये 2 सूबे ज़ेरे बहस हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं बलूचिस्तान KP से हो। आपके साथ जान के पास क्या खबरें हैं? और ये जो अब ये एक दफ़ा फिर ये मामला ज़ोरों शोर से इस पर बहस हो रही है कि इंतखाबात जो है वो आगे तक जा सकते हैं, फरवरी मार्च हो सकता है क्योंकि नई मरदमशुमारी का मामला है, तो इस हवाले से भी बताइएगा क्या खबरें हैं आपके पास हाफिज ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो आप ये शाबाश देना हमारे सख्त जान को कि जो आप लिस्ट लिए फिर रहे थे, जो शोर गौर था, तो मैंने कहा था ये साहिबान क़यामत की सुबह तक वजीर आज़म नहीं बन सकते। अब वो तो फारग हो गए। अब जो नए हैं उनमें बहरहाल इस वक्त तक तो जो नजर आ रहा है कि वो रेस के अंदर जो साहब हैं वो पहले भी यहाँ कई बार वजीर रह चुके हैं और सारों को ही वो काबिल कबूल होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका ज्यादा ताल्लुक कराची से है या पंजाब से है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो देखा जाए तो उनका ताल्लुक सिंध से ही जो मेरे इल्म में है, लेकिन हतमी बात अभी कोई नहीं कही जा सकती क्योंकि अभी चीजें डिस्कस हो रही हैं। जहां तक इलेक्शन की बात है, देखें इलेक्शन का मामले में जो इस वक्त PDM है उसको सबसे बड़ा मसला वो वोटर है जो अभी तक इमरान खान साहब से टूटा नहीं है। 9 मई ने इमरान खान साहब को बहुत डैमेज किया है। लोगों ने जो कुछ 9 मई को हुआ उसके बाद अगर इमरान खान साहब की समझ लें 100 पे पॉपुलैरिटी थी तो वो 50 पे आई है। लेकिन इन्होंने क्या किया है ये एक सवाल है। फिर अभी पेट्रोल महंगा हो गया दोबारा, और चीजें हैं। फिर ये जो बहुत बड़े मंसूबे सामने आ रहे हैं, जो फौज ने बड़ी मेहनत करके सिपह सालार की क़यादत में एक फैसिलिटेशन काउंसिल, ग्रीन पाकिस्तान, अभी ये मादनियात पे जो आलमी कॉन्फ्रेंस है, तो ये सारे ये नहीं कह रहे, मैं बड़ी माफी के साथ अर्ज करूं, कोई ये नहीं कह रहा जो बाहर से यहां इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है कि हमें गारंटी को पॉलिटिकल पार्टी दे। ठीक, कोई नहीं कह रहा। सब कह रहे हैं कि हमें गारंटी फौज से चाहिए। बिल्कुल, माजी में भी यही था, इमरान खान साहब के दौर में भी यही कहते थे, उससे पहले भी। इसीलिए हमारा आर्मी चीफ बेचारा जाता है और ले आता है, IMF को भी वो डील करता है, दोस्त ममालिक को भी वो देखता है। तो जो निगरान आएंगे, ये जो इतनी मेहनत हुई है एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पे, ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर, और अब आगे जो जाना है हमने ये मादनियात और बाकी चीजों में, तो निगरान वो चाहिए जो ये पिछले महीने 1.5 में हुआ है, जो इसको लेके आगे बढ़े। तो और समझदार भी हो, अक्लमंद भी हो, वो ना हो कि जिस तरह की निगरान हुकूमतें सूबों में आई हैं, बिलखुसूस जो हम KPK का हाल देख रहे हैं। चले पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब हमें नजर आ रहे हैं, कभी किसी सड़क पे, कभी किसी पुल, कभी किसी थाने में, तो वहां जो कुछ हो रहा है, तो ये सारी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोई
یہ جتنے نام مارکیٹ میں آئے تھے کچھ چلے گئے کچھ ابھی ہیں پاکستان کا نگران سیٹ اپ میں سمجھتا ہوں بہت سمجھداری سے لایا جائے گا. آپ حصہ ہیں اس نگران سیٹ اپ کا؟ آپ تو حصہ نہیں بننے جا رہے؟ نہیں میں تجویز کرتا ہوں کہ ہمارے ایاز خان صاحب کا بہت دن پہلے سے میں نے نام تجویز کر دیا کہ ہماری طرف سے خان صاحب نمائندہ ہیں ہمارے. چلے صحیح ہے جی. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نگران وزیر اعظم کس صوبے سے ہوگا؟ اور اتنا زیادہ اس پہ جو اب ایک زور لگایا جا رہا ہے وہی جو میں نے پہلے بریگیڈیئر صاحب حافظ صاحب سے بھی یہ سوال رکھا، یہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لٹک بھی سکتا ہے، انتخابات آگے جا سکتے ہیں اپنی مدت سے؟ نہیں، یہ تو اگر آئینی اور قانونی تقاضے کو دیکھیں تو انتخابات تو لٹک گئے نا. کل اگر سی سی آئی کی میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور اپروو ہو جاتی ہے سینسز اور اس کا نوٹیفیکیشن کل ہی نکل جاتا ہے یا پرسوں نکل جاتا ہے تو اس صورت میں تو 4 مہینے آئینی تقاضا ہے ڈیلیمیٹیشن کا جو ضرورت ہے اس کو الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کو تو اب زیادہ بااختیار بنا دیا گیا ہے. جو 230 کا جو ایکٹ ان کا امینڈمنٹ آئی ہے تو اس لحاظ سے تو یہ ایک الیکشن ظاہر ہے کہ 90 دن میں تو ویسے بھی ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتا. اب رہا کہ 90 دن سے کتنے اور زیادہ ہوتی ہیں، یہ البتہ قابل ڈیبیٹ بات ہے، قابل بحث بات ہے. جو اس وقت معروضی حالات ہیں، جو اس وقت ماحولیاتی حالات ہیں، جس کا کہ تذکرہ ہمارے 2 معزز پینلسٹ کر چکے ہیں، جس میں انٹرسٹ جو باہر کے لوگوں کا انویسٹمنٹ کرنے کا ہے، جس میں ملٹری ڈپلومیسی کے تحت جو ابھی چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں. دیکھیں اس پہ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو، اس میں جب آپ کے پاس غیر معمولی حالات ہوں، جس معاملے میں بھی ہوں، ملکی معاملات میں، تجارتی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، تو پھر اس کو غیر معمولی معاملات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی فیصلے کیے جاتے ہیں. اور اس غیر معمولی فیصلے اس وقت کرنا اور کوئی راستہ میں نہیں سمجھتا کہ تھا. غیر معمولی فیصلوں میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا کونسل کا جو سلسلہ آیا ہے، جس کی بہت عرصے سے میں جب خود بھی تعینات تھا یو اے ای میں یا لیبیا میں یا مالٹا میں، خاص طور پہ یو اے ای میں، تو اس وقت یہی تقاضا کیا جاتا تھا کہ کوئی گارنٹی، کوئی کنسسٹنسی، جس طرح طاہر اشرفی صاحب نے بھی ذکر کی، وہاں کے حکمران یہ تقاضا کرتے تھے. وہاں کے حکمرانوں نے مجھ سے خود ذاتی طور پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو لوگوں سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے، ان سے 24 ڈپارٹمنٹ کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. میں اس بات پر دوبارہ آ جاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس میں مجھے یہ مدت لمبی نظر آتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی کے تحت چائنیز کمفرٹ بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نام اس وقت لوڈ کر رہے ہیں، ان نام میں محسوس یہ ہوتا ہے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہم نے 4 کے 4 اس کے جو قسطیں ہیں اس سے صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرنے کے طریقے کے لیے ہمیں ظاہر ہے ماہر معاشیات اگر کوئی ہو جس کا بیک گراؤنڈ ہو تو اس سے اس میں پورا نظر آتا ہے. شکارپور سے تعلق رکھنے والے جو اوریجنلی شکارپور سے تعلق رکھتے ہیں، شخصیت کا، حقیقت کا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ $6 ٹریلین کی منرل جو ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کی سیمینار ہوئی ہے، بڑی معنی خیز اور بڑی ایک صبر سیمینار، جس میں کہ جن پارٹیز نے حصہ لیا وہ اہمیت کی حامل ہیں اور اس میں پہلے بھی لٹریچر اویلیبل ہے. تو لہٰذا دوسری بات اگر اس کو دیکھیں اور سی پیک کے معاملات کو دیکھیں، گوادر کو دیکھیں تناظر میں، تو پھر بلوچستان کا کینڈیڈیٹ ہمیں نظر آتا ہے وہاں. اور خاص طور پر جو اس وقت وہاں انسرجنسی چل رہی ہے اس کو بھی اگر ملا لیں تو بلوچستان کا. رہا سوال یہ کہ لوگ، عام آدمی، انہیں کوئی سروکار نہیں کہ آپ کا کون پرائم منسٹر ہوگا، آسمان سے آئے گا یا دائیں سے آئے گا یا بائیں سے آئے گا. وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ریلیف مل جائے، اور وہ ریلیف ملنے کے لیے وقتی فوری طور پر یہ 10% جو اس وقت ریشو ہے انکم ٹیکس کا
जो इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशो, इसको तो फौरी तौर पर हमें आगे बढ़ाना होगा ताकि बजाय गरीब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसलिए लंबी मुद्दत के लिए जाएगा, तो भूल जाएं कि 3 महीने आपको लगता है कि लंबी मुद्दत के लिए जाएगा निगरान वजीर आजम, और आप समझते हैं कि ये बलूचिस्तान से हो सकता है। हामिद साहब, आपको क्या लगता है निगरान वजीर आजम किस सूबे से होगा, क्योंकि अब तो कुछ ही दिन रह गए, चंद दिन के उसके बाद नाम सामने आ जाएगा? बिल्कुल दुआ, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि ये रवायती तरीका रहा मुस्लिम लीग नून का भी और पीडीएम का भी कि अभी तक वो फैसला ही नहीं कर पाए कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। माजी में भी यही होता रहा, और अब तो सिर्फ जो कह रहे हैं कि राजा रियाज से मुशावरत होनी है अपोजिशन लीडर के हवाले से, वो तो ऐसे कागजी सी कार्रवाई रह जाएगी। असल फैसला तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में आ गया है। लेकिन वहीं पर जैसे कि मैं और हम सब समझते हैं कि इस मईशत की जो हालत है, IMF की जो डिमांड्स हैं और निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात दिए गए हैं, इस सब चीजों को अगर हम एक साथ इकट्ठा देखें तो इससे कोई इनकार नहीं कि माहिर मईशत का ही जो निगरान वज़ीर आज़म बनना है वो ज्यादा मुमकिनात में नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि वो माहिर मईशत का जो वज़ीर आज़म बनना है वो शायद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के लिए ज्यादा काबिल कबूल ना हो। उसकी वजह ये है कि अगर इलेक्शन बहुत ज्यादा डिले होते हैं तो उसका भी नुकसान जो है वो बाद में जो जमहूरियत पसंद जमाते हैं उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते हैं, मर्दमशुमारी की वजह से आगे हो जाते हैं या किसी भी वजह से आगे होते हैं, तो एक बात ज़हन में रखें कि जमहूरियत कमजोर होती है। ताहिर अशरफी साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब का जोर जो है वो नहीं अभी टूटा, या PTI का जोर। तो अगर तो इस नीयत से आपने इलेक्शन आगे करने हैं तो फिर ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई, ये तो आप किसी को फील्ड से निकाल रहे हैं। देखें, आप मईशत को जरूर संभालें। IMF के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि अब पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए हमें IMF से डिक्टेशन लेनी पड़ रही है। वहीं पर अफवाज पाकिस्तान का किरदार, आर्मी चीफ का किरदार स्टेबिलिटी के हवाले से या मुल्की मामलात में खुसूसन मईशत के हवाले से जो उनका किरदार है उसको सराहते हैं। लेकिन वहीं पर मैं ये समझता हूँ कि मईशत के नाम पर या मर्दमशुमारी के नाम पर या किसी भी नाम पर जमहूरियत को ज्यादा देर तक जो जमहूरी निजाम है उसको नहीं रोकना चाहिए। निगरान हुकूमतें बहरहाल आर्जी होती हैं, अवामी मैंडेट नहीं होता। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये बहरहाल जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए जितनी भी शॉर्ट टर्म निगरान हुकूमत होगी उतना जमहूरियत का जो तसलसल है वो बरकरार रखा जाए। ठीक, बिल्कुल आपकी बात दोस्त है जी। रमीज साहब, जाहिर है आइडियली बात तो यही है ना कि जमहूरियत का तसलसल चलता रहना चाहिए और निगरान सेटअप की जो आईनी मुद्दत है उसके मुताबिक उनकी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है किस सूबे से होगा, किसका कुरा निकल सकता है, किसके नाम का? अच्छा, देखिए जी, मैं हाफिज साहब देती हूँ आपको मौका। जी देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो दो ही लिमिट्स डिफाइन करता है, 60 दिनों की और 90 दिनों की। अब इसके अंदर डीलिमिटेशन की जो एक कंडीशन है, ये डीलिमिटेशन की जो कॉम्प्लिकेशन है वो CCI के फैसले के बाद होगी, और इस सारे फैसले का जो जिम्मेदारी है वो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हुकूमत में है, क्योंकि मिनिस्टर भी कंसर्न मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब वो PMLN से हैं। ये तो बुनियादी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये मान भी लेते हैं कि चलें 4 महीने की या 5 महीने की गुंजाइश निकाल ली जाती है, तब भी नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो फिर भी आपको पुरानी डिलिमिटेशन पे इसलिए करवाने पड़ेंगे क्योंकि फिर जब आपको नई डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए जिससे आपको सारी सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके लिए इस वक्त भी आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो क्या वो काम जो इस वक्त की हुकूमत जिसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, क्या वो केयर टेकर सेटअप कर सकता है? तो उसका जवाब बहुत क्लियर है कि वो नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका फिर ये मतलब होगा कि CCI के फैसले के बाद या तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे, या फिर आप पंजाब के अंदर पुरानी नई मर्दमशुमारी के मुताबिक और सेंटर के अंदर पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात करा रहे होंगे। और ये कानून है, इसके अंदर को प्लस माइनस की गुंजाइश अगर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं करते तो आपके पास नहीं है। हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक लीगल एस्पेक्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आपको कोई लीगल वे आउट निकाल दे। ये तो होगी मुद्दे की बात। अगली बात ये है कि कौन आता है केयर टेकर सेटअप का प्राइम मिनिस्टर। बात ये है, देखिए कि इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो तगुदो है दैट इज बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑपोजिशन लीडर, और
दोनों ही हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहीं ना कहीं मोरे हैं। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर बेचारे अब खुद भी कन्फेस करते हैं कि लोग मुझ पे एस्टैब्लिशमेंट के होने का इल्जाम लगाते हैं। तो क्या वो इस किस्म का प्लेयर लाएंगे कि जो इंडिपेंडेंट होगा? तो उसका जवाब है नहीं। किस किस्म का प्लेयर वो चाहते हैं? वो इस किस्म का प्लेयर चाहते हैं जो कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ कर सके एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी, और वो इलेक्शन जो है वो जरूरत से ज्यादा डिले ना होने दे, जिसका खदशे का इजहार मुझसे पहले स्पीकर्स ने किया। देखिए बात ये है, 5 से 6 महीने तो एक ऑब्वियस गिवन बात है कि ये टाइम अब आपको केयरटेकर सेटअप को देना पड़ेगा, और उसकी वजह ये है कि आपने इतने ज्यादा उसके लिए इतने ज्यादा टारगेट्स रख दिए हैं कि उसको अगर अगले 5-6 महीने वो उसके इकोनॉमिक टारगेट्स भी फुलफिल करने बैठे तो वो भी शायद कम होंगे। दूसरी बात जिसका भी मुझसे पहले जिक्र किया है कि अभी अंडू प्रोजेक्ट इमरान खान होना बाकी है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तो उससे ना तो आप जो आईपीपी का पंजाब का प्रोजेक्ट है ना वो कामयाब होगा, ना पीटीआईपी जो आपका केपीके के अंदर प्रोजेक्ट है ना वो कामयाब होगा। इससे पीएमएलएन जो है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज ले जाएगी, क्योंकि सामने अगर पीएमएलएन और दूसरे मुकाबले पे आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटी फूटी सही, लेकिन जब वो कंपीट करेगी तो उसके अंदर फिर आईपीपी को वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अंडू इमरान खान इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा? तो मेरा ख्याल वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से पंजाब इलेक्शन से वायलेट हो रहा है बस वही होते हम आगे देखेंगे। जी हाफिज साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे? मैं गुजारिश कर रहा था, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे जमहूरियत। ओ भाई, इस मुल्क में आयन जमहूरियत कोई है सही? इस मुल्क को आयन और जमहूरियत ने फौज से ज्यादा, फौज को छोड़ दे एक तरफ रखें, ये सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने जिस तरह रोंदा है और रोंद रहे हैं, बिल्कुल सही बात। ये कहीं है आयन जमहूरियत? क्यों हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? क्यों हम लोगों को जो है अपना समझते हैं कि उनको कुछ पता नहीं? आज का दौर, कहाँ जमहूरियत है आपके मुल्क के अंदर? कौन सी जमहूरियत है आपकी किसी सियासी पार्टी के अंदर? क्या कोई किसी सियासी पार्टी में जमहूरियत है? और आपके आयन का जो हशर हो रहा है आज सिर्फ आज का सेनेट की आप कार्रवाई ले लें, कौमी असेंबली की कार्रवाई ले लें कि 10 लोग सिर्फ मौजूद है, कोरम की निशानदेही इसलिए नहीं करते कि जनाब वो बिल रह जाएंगे। ओ भाई बस करें, ये जमहूरियत आयन, जमहूरियत बहुत अच्छा लफ्ज है, लेकिन जमहूर का जो हाल है वो तो जरा देख लें। जमहूर जो है उनके ऊपर किस बिल्कुल आप सही बात करें हाफिज साहब, लेकिन हाफिज साहब भी यही बात कर रहे थे कि जमहूरियत का तसलसल की जो वो बात थी कि वो रहना चाहिए, और जाहिर है ये एक जो गैर आइनी इकदामात होते हैं जिसमें आप आइन को भी पसे पर्दा डाल देते हैं, तो ऐसे एक्शन से गुरेज करना चाहिए। और हाफिज साहब आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, आजकल जिस तरह तेजी के साथ बिल पास हो रहे हैं, अब कोरम पूरा है या नहीं है, और जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उससे तो वाकई हम जमहूरियत का मजाक उड़ रहा है। और सबसे बड़ा एलिमेंट जमहूर जिसको हमने टोटल नजर अंदाज कर दिया है, और फिर हम कहते हैं कि हम जमहूरियत की एक हमारी जो स्टेट है वहाँ पर जमहूरियत है और हम जमहूरियत के मानने वाले हैं, ये तो एक बहुत बड़ा दोगलापन है। बहरहाल जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हम जो अगला सवाल रख रहे हैं वो तोशाखाना केस से मुतल्लिक, तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला आ गया है। हम सवाल ये रखेंगे कि इस फैसले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई के लिए बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। पिछले 2 दिन से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इस केस में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर अभी तक कुछ ऐसा देखने में नहीं आया। अलबत्ता आज इस केस की बैकवक्त 3 अदालतों में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ताहम इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 8 अपीलों में से 5 पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का पहला फैसला कलअदम करार दे दिया और उसे हिदायत की है कि फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने पीटीआई के सेशन जज पर अदम एतमाद और केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की अपील भी मुस्तरद की है और ये वाज़ेह किया है कि केस की समाअत सेशन जज हुमायूं दिलावर ही करेंगे। अदालत आलिया ने चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में बुलाया है। पीटीआई ने तोशाखाना केस का ट्रायल रुकवाने की भरपूर कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला। केस सुनने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सेशन जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। डॉक्टर जमील साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। ये तोशाखाना केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? ज़ाहिर है फैसला, और अब जिस तरह से केस दोबारा से जज दिलावर हुमायूं साहब के पास चला गया है और उन्हीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो अब इस वक्त जो अगर सिचुएशन देखी जाए और हाई कोर्ट का फैसले को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो आपको लगता है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, मुझसे पूछें तो
جی میں تو اگر اس کا ویسے قانونی طور پر تجزیہ کیا جائے یا جو ریمارکس کورٹس کے دیے جا رہے ہیں اور جس طرح ہائی کورٹ نے معزز ہائی کورٹ نے جس طرح واپس بھیجا ہے کیس کو، تو اس سے مجھے عمران خان کا فائدہ تو اس میں نظر نہیں آ رہا. اگر ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا تو وہ کب کے وٹنسز اپنے پیش کر چکے ہوتے، اور اس میں یہ ڈیلیڈ جو ٹیکٹس وکیل اکثر کیا کرتے ہیں وہ ڈیلینگ ٹیکٹس، تو وہ ٹیکٹس میرا خیال ہے کہ استعمال نہیں کرتے. غالباً ڈاکومنٹری لحاظ سے پروسیکیوشن یعنی الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو اب تک گواہان کے بیانات قلم بند کرائے ہیں اس سے تو ظاہر خطرہ منڈلاتا نظر آ رہا ہے، اور اس سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں اور خاص طور پہ جج کو جو ہمارے لاور صاحب کو واپس چھٹی سے بلایا گیا ہے کیونکہ ان کو ہی اس کیس کی زیادہ نالج ہے، اور وہی جس ریمارک سے جس طریقے کے دے رہے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ فیصلہ صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ عمران خان پیش کریں اور جلدی پیش کریں اپنے گواہان کو، تاکہ جلدی اس کا فیصلہ صبح 8:30 بجے بلا لیا ہے انہوں نے، اور کل کی ڈیولپمنٹ پر اور خاص طور پر جو استثناء مانگ رہے تھے ان کے اپیئرنس سے وہ بھی نہیں ملی، اور ان کی وکلا جو ہیں ان کی وکلا کو بھی اس میں خواجہ حارث کو رعایت نہیں ملی کہ وہ اپیئر نہ ہو، تو لہٰذا وہ بھی اپیئر ان کو ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے. اور جس طریقے سے اشارے مل رہی ہیں محسوس ہوتا ہے اس کا فیصلہ جلدی آ جائے گا. جی بریگیڈیئر صاحب فیصلہ جلدی آنے کے اشارے ہیں، کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے چیئرمین تحریک انصاف کو؟ میرے خیال میں میکسیمم یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں ریمانڈ ہوا ہے، وہاں سے دیکھنا ہے کہ اس کی جو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دینا ہے کہ ان کو نئے وٹنس لانے کی اجازت دینی ہے، یہ پاسبل ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک ادروائز کیس انہوں نے دلاور صاحب نے لازمی نظر آنا رائٹنگ از آن دا وال، اور ہے بھی ان کے خلاف کیونکہ اتنی ایویڈنس ہے کہ وہ پروف ہو جائے گا. صرف یہ ہے کہ نیچرلی پی ٹی آئی جو چیئرمین اور خواجہ حارث پہ آتے ہیں کہ جتنا بھی ڈیلے کر سکیں کر لیں، اور یہ ان کو ایک موقع ملا. مجھے لگتا ہے کہ سپٹمبر تک شاید کیس کھینچ کے لے جائیں ڈیلے کرنے کے لیے، بٹ ادروائز پنشمنٹ مجھے نظر آتی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن ڈیفینیٹلی عمران صاحب کی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی حامد صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیونکہ اب ایک یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید یہ حکومت نہیں چاہتی کہ ان کے ٹینیور میں یا ان کی جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس میں کوئی ایسا فیصلہ ہے جس میں چیئرمین تحریک انصاف کو نااہل کیا جائے. اس کے بعد یہ نگران حکومت اس کیس میں، تو آپ کو لگتا ہے نگران حکومت کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دعا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس دن یہ 13-14 مہینے پہلے جب یہ پہلی بار توشہ خانہ کی بات سامنے آئی تو میں نے اپنے پہلے دن ہی کہا، میں نے کہا خان صاحب کے سارے سکینڈلز وغیرہ ایک طرف رہ جائیں گے اور یہ توشہ خانہ ان کے گلے پڑ جائے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے جو میں نے پریڈکٹ بھی کیا اور مجھے نظر آ رہا تھا. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں یا سسٹم میں انہونی باتیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں. ایک ہی مقدمے کی 3 مختلف جگہ سماعت اور ایک ہی طرح کا ریلیف تینوں عدالتوں سے نہ ملنا یا تینوں عدالتوں سے مانگنا، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات ہمارے جسٹس سسٹم پہ بہرحال اٹھتے ہیں. میں مطلب اس بات کو بڑا غور سے لاء کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہرحال جوڈیشل ریفارمز اور عدالتی نظام میں اصلاحات کی تو ضرورت ہے ہی ہے. جہاں تک اس کیس کی بات ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ لازمی طور پر فیصلہ دیں گے جو جج صاحب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنڈکٹ ہوتا ہے کہ اگر جج اپنا ایک مائنڈ کہیں شو کر چکا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ اسی کے مطابق آتا ہے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں فیصلہ جو بھی آئے گا عمران خان صاحب کے پاس، پی ٹی آئی چیئرمین کے پاس اور بہت سارے پلیٹ فارمز رہ جائیں گے اس کے اوپر اپیل کرنے کے، قانونی پروسیجر ہے. اس لیے کسی کا یہ سمجھنا کہ اس سے عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی، میرا خیال ہے یہ خام خیالی ہے. ان کی سیاست ابھی اس طرح ختم نہیں ہوگی. آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے اپیل کرنے کے اور نظر ثانی کے. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے پاس اور بھی پلیٹ فارم ہیں نظر ثانی اور اپیل کرنے کے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کے مطابق کہ ان کی سیاست ختم ہوگی وہ ایسا بھی نہیں ہوگا. ناظرین، یہی ہمارا سوال ہوگا کہ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو. حافظ طاہر صاحب سے رائے لیں گے اور رمیز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی ایک بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें तोशा खाना केस से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है। हाफिज़ ताहिर साहब, यही बुनियादी सवाल आपके सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तोशा खाना केस से मुतालिक, आपको क्या लगता है इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है? जी हाफिज़ ताहिर साहब, गुजारिश ये है, पहले तो मुझे ये बात करनी है, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। पहली बात तो ये करनी है कि अभी हम बात कर रहे थे ना जमहूरियत, आइन, कानून। खान साहब ये बता दें कि ये जो सारे तहाइफ और जिस तरह बेचे गए, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे एमएस ने बेच दिए, मुझे तो जो मर्जी कर लें, वो जिधर से मर्जी आ जाएं। खान साहब ये केस भी, उनके निकाह वाला केस भी कहीं ना कहीं जो है उन्होंने फंसना है और नाअहली उनकी होनी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई लंबा केस खींचा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं, वो कहते हैं जिसको उन्होंने बेचा है वो कहता है मैंने खरीदा नहीं है, वो कहते हैं मेरे एमएस ने इसको फरोख्त किया है, जिसने वो घड़ी खरीदी है वो कह रहा है मैंने फरागोगी से ली है। तो ये अगर इसमें आगे जाया जाता है तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए मसाइल होंगे। मुमकिन है आज का दिन रिलीफ हो जाए। वैसे वो जो जज साहब है उनको भी चाहिए कि अगर 2-4 दिन गुजर भी जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। वो क्यों इस केस ऐसा बनाना चाहते हैं केस को कि लगे कि जैसे खान साहब के साथ कोई जुल्म हो रहा है। तो इसको आराम से देखना चाहिए। कौम को भी पता चलना चाहिए कि जो हमारे माशाअल्लाह कायदीन हैं, जो हमारी क़यादत है, वो तोशा खाने से सबका ही, कोई इसमें ये नहीं है कि किसी ने कोई कमी की हुई है। लेकिन खान साहब के मामले में चूंकि बड़ा अजीब सा डिफरेंस है, जितने की वो घड़ी बताई जा रही है, जितने की फरोख्त हो रही है और इस तरह जो चीजें हैं, बाकी कुछ चीजें मैं जानता हूं जो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये मुश्किल ये वक्ती तौर पर रिलीफ मिला, आप समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में तो खुशी मनाई जा रही है। मैं समझता हूं ये कोई ज्यादा, मेरा ख्याल है अगले जुमे से पहले इस खुशी का मुमकिन है मौजूदा हुकूमत ना चाहती हो कि खान साहब उनके दौर में नाहल हो जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है वो चाहते भी हैं, क्योंकि आगे जो है निगरान हुकूमत उसे निगरान हुकूमत इस तरह तो नहीं परसू कर सकेगी ना जिस तरह ये कर रहे हैं। निगरान हुकूमत तो अपना काम करेगी और वो बचेंगे कि हमारे ऊपर स्टैंप ना लगे। तो ये अब आने वाले दिन, लेकिन खान साहब के लिए बहुत सारे, सिर्फ अगर निकाह वाला केस ही अगर सही तरीके से हुकूमती लोग जो हैं वो कर लेते तो खान साहब की उसमें भी सजा हो सकती थी, चाहे एक दिन की जज करे या चाहे 1 घंटे की करे। ठीक जी रमीज साहब, देखिए जी, बुनियादी बात यह है, रखें वो निकाह पढ़ाने वाले को भी सजा होनी है उसमें, सिर्फ खान साहब को नहीं, वो निकाह पढ़ाने वाले को भी सजा होनी है जो कंप्लीट जो शिकायत लेके आया हुआ है। सही है, लेकिन वादा माफ गवाह भी होते हैं हाफिज साहब जी। देखिए बुनियादी बात यह है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, इमरान खान को पॉलिटिकल अरीना से बाहर करना है। उसके लिए तोशाखाना केस भी है, उसके लिए आपके पास अलकादर ट्रस्ट भी है, उसके लिए आपके पास साइफर कॉन्ट्रोवर्सी भी है, उसके लिए बाकी केसेस भी हैं, 250 के करीब केसेस हैं। तो इमरान खान को पॉलिटिकल अरीना से निकालना तो इस वक्त बिल्कुल इट इज़ राइटिंग ऑन द बॉल। जहाँ तक बात इस केस की है कि केस को रीट्रायल के लिए भेजा गया है, तो रीट्रायल के लिए भेजने का और पीटीआई के जिस तरह कंसर्न है, अगर उसके तनाजुर में देखें तो उससे तो लगता है कि पीटीआई को काफ़ी हद तक नुकसान होगा, क्योंकि अगर उसी जज के पास जा रहा है जो जज पहले एक एडवर्स इस पर कॉमेंट्स दे चुका है या अपना डिसीजन दे चुका है, तो फिर देयर फेट इज सील्ड काफी हद तक। जहां तक बात यह है कि पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी इसकी क्या है, देखिए एक ऐसा जज जिसके हवाले से खुद सुप्रीम कोर्ट जो है इंक्वायरी करवा रही है कि उसने क्या फेसबुक पोस्ट किया, जब आप उसी के पास दोबारा भेजेंगे तो शायद कहीं ना कहीं फेयरनेस ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठेंगे। और जहां तक इस केस की इन पर्टिकुलर बात है, तो अगर आप तोशाखाना के गिफ्ट्स के हवाले से बात करें, जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि और कितने लोग हैं जो तोशाखाना गिफ्ट से मुस्तफीद हो चुके हैं, तो कहां एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन पे अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, और कहां एक घड़ी है जिसको आप दुनिया का 8वां अजूबा बना के प्रेजेंट करते हैं और ये कहते हैं दुनिया की महंगी तरीन चीज है। तो मेरे ख्याल लोगों में शायद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी। हाँ, जहां तक बात इमरान खान साहब की खुद है, तो उनके लिए ये मॉरल हाई ग्राउंड लेना इस केस के फैसले के बाद मुश्किल होगा कि वो बहुत को पाक साफ आदमी है। बिल्कुल जी, ठीक है, आपका पॉइंट सामने आ गया। बरल जी, ये मामला जो तोशा केस के हवाले से है, ये कहा जा रहा है
چیئرمین تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 2 دن سے تو یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ آج کے دن چیئرمین تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو سکتا ہے یا گرفتاری ہو سکتی ہے اور نااہل ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ دوبارہ سے جج دلاور صاحب کی عدالت میں گیا ہے، سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور، اب دیکھتے ہیں جس پر آلریڈی چیئرمین تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے معاملہ جب عدالت میں ہو تو اب اس کی ممکنات پر ہی ہم بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی اس بارے میں ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ جان چکے ہیں۔ آپ تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔